तो जनता के वोट्स की वजह से रफ्तार हैज मेड हिज बिग कमबैक ऑन एमटीवी हसल और पहले वीकेंड के 2 एपिसोड्स देख चुके हैं हम लोग, जिसमें रफ्तार और इक्का वर द मेन जजेस एंड द स्क्वाड बॉसेस वर ईपीआर, डीनो जेम्स, डीएमसी एंड रागा। और अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि ये सीजन आगे कैसा जाएगा, बिकॉज बहुत टाइम से जनता ये रूट कर रही थी कि रफ्तार मेक्स हिज कमबैक ऑन एमटीवी हसल। हमने 12 कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस देखी है और पूरे शो का प्रोसीजर देखा है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन मिल चुका है कि ये सीजन जाने कैसा वाला है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज रिदम एंड यू आर वाचिंग बार्स विद रिदम। तो बिना ज़्यादा देर किए एमटीवी हसल सीजन 4 के फर्स्ट वीकेंड के दोनों एपिसोड्स पे शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पूरे वीकेंड के दोनों एपिसोड्स का फॉर्मेट क्या था, कैसे पूरी चीज़ें प्रोसीड हुई। उसके बाद हम लोग एक क्विक लुक लेंगे सारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पे और लास्ट में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा, जिसके साथ आप एग्री करो या ना करो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो, बट वो मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे एंड आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दोज ओपिनियंस। तो जैसा कि मैंने कहा, इस बार हम लोगों को 4 स्क्वाड बॉसेस देखने को मिले हर सीजन की तरह, इन द नेम ऑफ ईपीआर, डीनो जेम्स एंड डीएमसी, और एक नए स्क्वाड बॉस हैं रागा, और साथ ही साथ इस बार एक नहीं बल्कि 2 मेन जजेस हैं, जिसमें आते हैं रफ्तार और इक्का। ऑडिशंस का प्रोसेस बहुत सिंपल था। कंटेस्टेंट्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे। अगर 90 सेकंड्स के अंदर स्क्वाड बॉसेस को उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो वो उन्हें ऐड टू प्लेलिस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद वो कंटेस्टेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे उनके स्क्वाड में जाने के लिए। किसी भी कंटेस्टेंट को मिनिमम 3 ऐड टू प्लेलिस्ट चाहिए होंगे टू बी एलिजिबल टू कम इनटू द शो। इसके अलावा रफ्तार और इक्का के पास एक रेडियो रेडी का बटन भी है, जो कि अगर उन्होंने दबा दिया तो वो कंटेस्टेंट को अपनी इच्छा से किसी भी स्क्वाड में भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंटेस्टेंट सेलेक्ट नहीं होता है तो वो एलिमिनेट भी नहीं होगा, बल्कि वो एक हडल रूम में जाएगा, जिसका क्या होने वाला है वो हम लोगों को आने वाले वीकेंड में पता चलेगा। इसके अलावा हम लोगों को एमटीवी हसल के इस सीजन में 2 नए होस्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, विच आर एमसी जिजी एंड एमसी तलहा सिद्दीकी। तो ये एक कॉमिकल रैप डुओ है जिनका नाम डिपेंडेंट आर्टिस्ट है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये लोग एक फन और कॉमिकल एलिमेंट ऐड करने हैं इस शो में, जो कि अभी तक तो इन्होंने डिसेंटली किया है। तो अब हम लोग चलिए एनालाइज करते हैं हर कंटेस्टेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे, रुकेगी कलम नहीं। मैं बहुत ज्यादा क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा ये सेगमेंट, हर परफॉर्मेंस की बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक छोटा सा ओवरव्यू विद इन 30 सेकंड्स 1 मिनट आपको देना चाहूंगा अपने हिसाब से वो कंटेस्टेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो सीजन 4 में सबसे पहले परफॉर्म करने आते हैं हैदराबाद से धार्मिक, जो कि अपना ट्रैक खलबत्ता परफॉर्म करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली शुरू में थोड़ा सा लो लगा, लेकिन लास्ट तक उन्होंने एनर्जी बहुत ही अच्छी सेट कर दी थी। उन्होंने वोकल टोन पे अपना बहुत ही अच्छा कमांड दिखाया। लास्ट में उन्होंने जब हुक में वो ग्रंट भी ऐड की थी, वो पार्ट तो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगा। इन्हें रेडियो रेडी भी मिला और लास्ट में इन्हें डीएमसी के स्पॉट में भेज दिया गया। ऑल्सो इनका हुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज अ हार्डकोर हिप हॉप हुक विद अ लॉट ऑफ कमर्शियल साउंड टू इट, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था, स्पेशली व्हेन परफॉर्म्ड लाइव। इसके बाद परफॉर्म करने आते हैं विले पार्ले से 99 साइड, जिन्होंने क्या ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इतना रेजफुल हुक, इतने अच्छे लिरिक्स, इतने सारे फ्लो स्विचेस, कंडेंस्ड राइम स्कीम्स, लाइव परफॉर्म करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि रफ्तार ने कहा कि मैं भी ऐसा ब्रेथ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और ईपीआर ने कहा कि मैंने आज तक हसल के स्टेज पे तुमसे अच्छा परफॉर्मर देखा ही नहीं है। और ये दोनों अपने आप में कितनी बड़ी एक्कोलेड्स हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्पेशल शाउट आउट टू हुएवर प्रोड्यूस्ड द बीट ऑफ दिस ट्रैक, बिकॉज ये बीट इतनी डार्क थी और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी इस ट्रैक के साथ कि मज़ा आ गया। इसे भी रेडियो रेडी मिलता है और 99 साइड को डीनो वॉरियर्स में भेज दिया जाता है। इसके बाद परफॉर्म करने आते हैं रज्जो, अ मैन हु इज फिजिकली चैलेंज्ड, अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर एंड अ रैपर। अगर हम लोग ये पूरी फिजिकली चैलेंज वाला एंगल हटा दें तो भी मुझे ट्रैक बहुत डिसेंट लगा, अच्छा लगा मुझे ट्रैक। बट जितना हाइप कर रहे थे वहाँ पे बैठे स्क्वाड बॉसेस और जजेस, मुझे पर्सनली उतना अच्छा भी नहीं लगा ट्रैक। बट आई स्टिल डू नॉट हैव एनीथिंग मच टू से अबाउट दिस ट्रैक। इट वॉज ओवरऑल अ डिसेंट ट्रैक। इन्हें भी रेडियो रेडी मिलता है और ये जाते हैं डीएमसी के स्क्वाड में। इसके बाद परफॉर्म करने आते हैं गैंड जट, जो कि एक कमर्शियल गाना परफॉर्म करते हैं, जिसके लिरिक्स मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगे, लेकिन उनका साउंड, ऑब्वियसली हुक बहुत ज़्यादा कैची था, पूरे गाने का ट्रैक बहुत ज़्यादा कैची था। लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे ऐसी परफॉर्मेंसेज में, कि आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज आर वेरी हार्डवेयर डिपेंडेंट। मतलब वो जो टोनैलिटी वगैरह आपके माइक से आ रही होती है, वो आपकी नेचुरल वॉइस नहीं होती है। दैट बिकम समवॉट हार्डवेयर डिपेंडेंट, जो कि पता नहीं सीजन में आगे जाके आप कैसे मेंटेन करने वाले हो। बट ओवरऑल ही ऑल्सो गॉट रेडियो रेडी, और वो जाते हैं ईपीआर रेबल्स में, जो कि थोड़ा वियर्ड लगा मुझे, बिकॉज ईपीआर की एक्सपर्टीज तो नहीं है वो, बट कूल।
इसके बाद मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैपर्स आते हैं परफॉर्म करने, लश्करी, जो कि एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं इस बार। जो अंडरग्राउंड सीन को फॉलो करता है वो आई एम श्योर लश्करी को पहले से जानता ही होगा। अगर लश्करी की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही डिसेंट लगी। लश्करी इज केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन दिस, बट ये परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ज़्यादा वर्ड प्लेस थे, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, एंड ऑब्वियसली स्टेज प्रेजेंस तो लश्करी की बहुत अच्छी है। इन्हें भी रेडियो रेडी मिलता है और ये जाते हैं रागा रेजर्स में। वीकेंड के पहले एपिसोड के आखिरी परफॉर्मर होते हैं विचार, जो कि एक पोएटिक रैप परफॉर्म करते हैं, जो कि म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पर्सनली उसकी इमेजरी उतनी अच्छी नहीं लगी। फॉर एग्जांपल जो दोनों वर्सेस थे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पोएटिक रैप परफॉर्म करते हो, क्योंकि फिर वो बीट और लिरिक्स की जगह वो ज़्यादा ड्रिवन हो जाता है आपके लिरिक्स की तरफ। तो फिर मुझे लगता है कि पोएटिक रैप्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एक बार अटेंशन पकड़ी है व्यूअर की, तो फिर वो अटेंशन आपके वर्सेस पे भी रहे, आपके हुक पे भी रहे, आपके नेक्स्ट वर्स पे भी रहे, जो कि मुझे थोड़ा मिसिंग लगा। और डीनो एंड रागा को भी आई थिंक मिसिंग लगा, उन्होंने इन्हें ऐड टू प्लेलिस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये हडल रूम में चले गए, इन्हें रेडियो रेडी भी नहीं मिला, और इसी के साथ एपिसोड 1 होता है खत्म। इसके बाद दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है वीकेंड का, जिसमें रागा की परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले कंटेस्टेंट आते हैं परफॉर्म करने, नाम सुजल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा रैप किया था। उसमें स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ पे उन्होंने एलिमेंट स्टोरी टेलिंग वाले डाले थे। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड राइम स्कीम्स, डिसेंट स्टेज प्रेजेंस आई वुड से, और इसके साथ ही वो जाते हैं EPR रिबेल्स। इसके बाद परफॉर्म करने आते हैं अजितेश भाटी, जो कि एक कमर्शियल गाना परफॉर्म करते हैं जिसका हुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, वर्सेस भी मुझे डिसेंट लगते हैं। मुझे पर्सनली थोड़ा कनेक्शन कम फील हो रहा था, बट उनका जो साउंड है मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके पास, बस वो लाइव परफॉर्मेंसेस पे थोड़ा और ध्यान दे, अगर स्टेज प्रेजेंस थोड़ी अगर वो इंप्रूव कर सके तो फिर आई फील हील रेक इन मैसिव नंबर्स, बट उन्हें रेडियो रेडी मिलता है और वो जाते हैं डीनो वॉरियर्स में। इसके बाद परफॉर्म करने आती हैं फो, जो कि अपना ट्रैक परफॉर्म करती हैं जादू, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उनका वोकल टोन पे कमांड, उनके लिरिक्स, वो कनेक्शन जो वो बिल्ड करना चाहती थी बिटवीन नज़र लगना एंड प्यार होना, वो सारा ऑन पॉइंट था। वो सीधे मौत के लिए परफॉर्म करती हैं, ओपन करती हैं, तो फिर उनकी स्टेज प्रेजेंस का तो क्या ही कहना है। शी हैज़ द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट फीमेल रैपर्स टू एवर कम ऑन MTV हसल। मे बी इस बार हम लोग को एक फीमेल रैपर भी जीते हुए दिख सकती है हसल। इसी के साथ फो को भी मिलता है रेडियो रेडी, और फिर वो जाती हैं DMC डायनामाइट्स में। फिर MC जीजी और MC तलहा एक कॉमिकल रैप परफॉर्म करते हैं, विच वॉज डिसेंट, नथिंग मच टू से अबाउट इट, वो एक फिलर की तरह यूज़ किया गया था। फिर परफॉर्म करने आते हैं सेंस, जो कि थोड़ा लिरिक ड्रिवन रैप करते हैं, जिसकी वजह से अगेन बीट पे फोकस कम हो जाता है। अगर हम लोग किसी पॉपुलर रैपर की बात करें तो तलहा अंजुम इज समवन जो कि इस तरीके से ही रैप करते हैं, जो कि लिरिक्स पे ज़्यादा ड्रिवन होता है। यूजुअली बीट आपको उतनी ज़्यादा एट योर फेस सुनाई नहीं देती है बहुत सारे तलहा अंजुम के गाने, बट सेंस के साथ यही हुआ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लिरिक ड्रिवन गाने जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो लिरिक्स में उतना सब्सटेंस होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि मुझे सेंस के लिरिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग लगा। एनीवेज, ना उन्हें रेडियो रेडी मिला, ना उन्हें इनफ ऐड टू प्लेलिस्ट मिले, जिसकी वजह से वो जाते हैं सीधे हडल रूम में, एंड वील सी हाउ इट अनफोल्ड्स। इसके बाद परफॉर्म करने आते हैं मैड ट्रिप, जो कि एक गुजराती गाना परफॉर्म करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। द कमर्शियल एलिमेंट वाज गुड, लेकिन जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे कि गुजराती लिरिक्स होने की वजह से या फिर कनेक्शन ना फील होने की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, इन्हें अपना पहला ऐड टू प्लेलिस्ट मिलता है 80 सेकेंड्स के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल थी, लेकिन एट द एंड उन्हें इनफ ऐड टू प्लेलिस्ट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ही इज़ ऑन टू द शो। उनकी स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लिरिक्स भी मुझे डिसेंट लगे जितने मुझे गुजराती लिरिक्स समझ आए, बट ओवरऑल अ डिसेंट परफॉर्मेंस। मैड ट्रिप रेडियो रेडी तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन उन्हें भेजा जाता है सीधे रागा रेजर्स में। अब वीकेंड के लास्ट में परफॉर्म करने आते हैं डॉटम या फिर डेविल ऑन द माइक, जो कि एक ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे पर्सनली लगता है ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस विथ हिज लिरिक्स, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरिंग, बट उनकी मेलोडी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वो जाते हैं हडल रूम में, एंड वील सी हाउ इट गोस। तो वीकेंड 1 के बाद हमने 12 कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करते हुए देखा, और करेंटली स्क्वाड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। डीनो वॉरियर्स में 99 साइड और अजितेश भाटी, EPR रिबेल्स में गैंड जट और नाम सुजल, रागा रेजर्स में है लश्करी एंड मैड ट्रिप, DMC डायनामाइट्स में जा चुके हैं धार्मिक, रज्जो एंड फो, 3 लोग मिल चुके हैं DMC डायनामाइट्स को, एंड हडल रूम में भी 3 लोग बैठे हुए हैं, विचार, सेंस और डॉटम। तो ये थी इस वीकेंड की सारी परफॉर्मेंसेस। अब फटाफट अपने ओपिनियन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पे आई वुड लाइक टू टॉक। पैसों से लाखों का भरूंगी पेट में, मुझे नहीं कमाना भरने को घर पहले भी। तो सबसे पहले गेटिंग द एलिफेंट आउट ऑफ द रूम, इस बार हसल के जो 12 कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस हम लोगों ने इस वीकेंड पे देखी, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस बार का जो पूरा कंटेस्टेंट्स का रोस्टर है वो पर्सनली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए कह पाना कि कौन अच्छा करेगा आगे सीजन में या फिर कौन ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएगा कह नहीं सकते, बट लेट्स सी। इसके अलावा अगर जजिंग की बात करें तो मुझे काफ़ी जगह जजिंग ऑन पॉइंट लगी। इस बार मुझे एक्चुअली DMC की जजिंग काफ़ी ऑन पॉइंट लगी, EPR की हमेशा ही होती है,
डीनो जेम्स अगेन गाने कैसे हैं जज करने में ही इज डिसेंट। मुझे रागा की प्रेजेंस इस एपिसोड में उतनी फील नहीं हुई एज अ स्क्वाड बॉस व्हेन पिचिंग फॉर कंटेस्टेंट्स, एक्सेप्ट फॉर व्हेन ही न्यू द पीपल लाइक लश्करी एंड फो। उसके अलावा मुझे इस बार ओवरऑल स्क्वाड बॉसेस काफ़ी सही लग रहे हैं। लेट्स सी। मुझे मेन जजेस में इक्का कई बार शो को या फिर चैनल को डिफेंड करते हुए नजर आए कि भाई ये शो तो बहुत अच्छा है, ये शो तो बहुत बड़ा है, विच इज़ ओके, बट मुझे कहीं कहीं पे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर खुद ही कॉम्प्लेक्स है इस बार वैलिडेशन लेने का जनता से। रफ्तार बीइंग रफ्तार अगेन, इस बार जो एक चीज़ मुझे बहुत सही लगी रफ्तार की कि वो परफॉर्मेंसेस के बीच में चिल्ला नहीं रहे थे, जो कि वो सीजन 1 में काफ़ी करते हुए नजर आए थे। तो ओवरऑल इट वॉज गुड। जजिंग के मामले में आई थिंक इस बार का सीजन ऑफ MTV हसल इज गुड इनफ। एक दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स लगी, इसकी इस बार हसल फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है डिस्पाइट बीइंग अ नेशनल टेलीविजन रियलिटी TV शो। मतलब हनी सिंह पे शॉट्स गए कई बार, वो भी मल्टीपल टाइम्स, माफिया मुंडीर का नाम आया एक बार, कम बैक हुआ, और ऐसे कई रिमार्क्स थे जो कि हनी सिंह पे डायरेक्टली डायरेक्टेड थे, जो कि मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड नहीं था असल से। और स्पेशली आपके मेन जजेस रफ्तार, इक्का या फिर ऐसे लोगों की बीफ्स उठाना थोड़ा कहीं ना कहीं शो की इंटेग्रिटी कम कर देता है। तो फिर मैं पर्सनली अगर एडवाइस कर सकता तो यही करता कि ये चीज़ थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं हम लोग असल में, बिकॉज उससे शो की इंटेग्रिटी कम होती है, वेट कम होता है। और लास्ट चीज़ जिस पे मैं आप लोग का ओपिनियन भी डेफिनेटली जानना चाहता हूँ, तो इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना इस चीज़ पे अपना ओपिनियन। लेकिन मुझे इस बार के जजिंग क्राइटेरिया में एक चीज़ जो सबसे कम समझ आई वो है व्हाई वाज दिस होल रेडियो रेडी कॉन्सेप्ट। क्योंकि रफ्तार ने ये कहा था कि हम लोगों को इस बार रेडियो रेडी का बटन मिला है, बेसिकली मीनिंग कि आपको कितने भी ऐड टू प्लेलिस्ट आ जाएं हम ही लोग आपको स्क्वाड्स में भेजेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने रेडियो रेडी नहीं दिया है तो फिर कंटेस्टेंट चूज करेगा कि कौन से स्क्वाड में उसे जाना है। लेकिन जिन कंटेस्टेंट्स को नहीं भी मिला था रेडियो रेडी, फॉर एग्जांपल नाम सुजल को नहीं मिला था, उनके लिए भी डिसीजन रफ्तार और इक्का ही लेते हुए नजर आए। बेसिकली इस बार कंटेस्टेंट्स के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अब इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि रेडियो रेडी का ये मतलब है कि ऐड टू प्लेलिस्ट अगर कम भी मिले, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 भी मिले, और अगर आपको रेडियो रेडी मिल गया तो भी आपको शो में जगह मिलेगी। लेकिन आई डोंट सी मच सेंस कि फिर ये रेडियो रेडी देना ही क्यों है, अगर एट द एंड रफ्तार और इक्का का ही डिसीजन होने वाला है कि कौन किसके स्क्वाड में जाने वाला है। और प्लस मुझे रेडियो रेडी पहले एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज लग भी रहा था, बिकॉज आई नो जब वो लोग एपिसोड काट रहे थे तो फिर उन्होंने पहला एपिसोड टू मेक इट द बेस्ट एपिसोड उन्होंने सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस डाली थी, बट पहले एपिसोड में 6 में से 5 परफॉर्मेंसेस को रेडियो रेडी मिला, जो कि अगले एपिसोड में सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस को मिला। तो बेसिकली 7 परफॉर्मेंसेस को रेडियो रेडी मिला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सेंस बनाता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि जहाँ पे अच्छे रैपर्स लाइक विचार को रेडियो रेडी दे के आप शो में ला सकते थे वहाँ पे आपने दिया नहीं। बट जहाँ पे ऑलरेडी वो लोग शो में आ चुके हैं और डिसीजन आपका ही है कि आपको उन्हें किसके स्क्वाड में भेजना है, वहाँ पे आप रेडियो रेडी दे रहे हो। तो इसलिए मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी समझ नहीं है, बट देन अगेन आई एम नॉट अ क्रिटिक, ये सिर्फ एज अ व्यूअर मेरा ओपिनियन था। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप कमेंट्स में अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि अगर आपको हर वीकेंड हसल के एपिसोड के रिव्यूज़ चाहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर पॉडकास्ट का शौक है तो फिर मेरे पॉडकास्ट कटाक्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होते हैं इंक्लूडिंग विथ रैपर्स, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। सो विद दैट साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी गाइस। संगीत को सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने मेरे अमर गीत, बिगी पाक को सुन गया सफर बीत, मेरी बातें है रोनो मो कलर ग्रीट, मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, बाप से लड़ी वो बेटे को गाने दे साथ में खड़ी, मैं उसके सहारे से तो कैसे सोचा कि तूने हम मारेंगे। कितनी दफा मैं गिरा, कितनी दफा मैं उठा, कितनी दफा खुदा ने मुझको दुआ में सुना, कभी नहीं रुका झुका नहीं, कभी नहीं मुड़ा बुड़ा मैं।